नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो शख्सियत उपस्थित हैं, इनके बारे में हम ये कहेंगे कि जब ये थिरकती हैं तो स्वयं घुंघरुओं को इन पर नाज होता है। भाव भंगिमाएं मुद्राएं देखकर मंच भी गौरवान्वित होता है और नृत्य प्रस्तुति के दौरान दर्शक अनायास ही किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता शोभना नारायण जी को, सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, कथक गुरु और कोरियोग्राफर। शोभना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। तो मैम, आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, बेहद प्रेरक कहानी हम आपकी पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे पड़ाव हैं जो सभी को अचंभित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। तो क्यों ना शुरुआत करें आपके बचपन से। जी, तो ये बताएं कि जब आप छोटी थीं, क्या तभी से नृत्य के प्रति रुझान था? देखिए, जब मैं छोटी थी तो जैसे कि हर बच्चे में बहुत ऊर्जा होती है जी। मुझ में भी वैसे ही था। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हर 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद तो माँ के पास जा करके कहती थी, माँ अब मैं क्या करूँ, माँ अब मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा, भैया नाचो। तो अब वो जो है वो लिटरली और फिगरेटिवली वही हो गया। कलकत्ते में मेरे पिताजी का पोस्टिंग था, मेरा जन्म भी कलकत्ते का है और मेरे पेरेंट्स का इंटरेस्ट था कि उन्होंने मुझे 2.5 साल की उम्र में साधना पोस्ट के पास ले गए। उस जमाने की बहुत ही मशहूर कलाकार थी। वहाँ से जैसे पहले पैर पड़ा ता थई तक मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मेरी आत्मा मिल गई, जीवन मिल गया, सांस मिल गई। जी, और ये बचपन की बात जो है कई बार बचपन में ही छूट जाती है। आप बहुत अच्छी स्टूडियस रही हैं, आप पढ़ाई लिखाई में और साथ में नृत्य का साथ भी कभी नहीं छोड़ा। जैसे मैंने कहा कि वो नृत्य मेरे जीवन, मेरी आत्मा रही। जी। तो आत्मा और सांस को आप कैसे छोड़ेंगे? तो वो साथ ही रहा। लेकिन साथ साथ मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक था और ये भी तमन्ना थी कि जो भी करूं अच्छा करूं। आत्मा से मैं नृत्य कर रही थी, मस्तिष्क से मैं पढ़ाई कर रही थी और दोनों साथ साथ चल रहा था। मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि दोनों में कुछ भी कंपटीशन है। जी। क्योंकि मेरे लिए वो जीवन शैली और मेरे पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन गया था उस उम्र से ही। जी। मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था। जी। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया। तो जब हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया, फिर पीएचडी कर रहे थे फिजिक्स में। तो उसके बाद और लेकिन डांस हमेशा वो मेरी सांस और आत्मा वो साथ साथ चलती रही। तो जीवन वैसे ही निकल गया, आज भी वैसे ही। जी। ऐसे में मैम, सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जब तैयारी होती है तो कहते हैं कि सब कुछ अपने आसपास की दुनिया को भूलकर जितने भी उम्मीदवार हैं वो जुट जाते हैं। बेहद कठिन ये परीक्षा। तो कैसे ये विचार आया और इस दौरान फिर नृत्य साथ में चल रहा था, तो कैसे मैनेज किया आपने? आदत पड़ी हुई थी दोनों की। फिजिक्स में भी मैं अच्छा कर रही थी और मेरे फादर भी सिविल सर्विस में थे। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में उच्चाधिकारी आप रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नौकरी ने नृत्य के हिस्से का समय लिया या नृत्य ने आपको अधिक कर्मठ और संवेदनशील अधिकारी बनाए रखा? मैं कहूँगी कि नृत्य ने मुझे संवेदनशीलता सिखाई है। जी। तो वो कहीं ना कहीं, आप देखिए, एज अ ऑफिसर आप तो फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उस फाइल्स की एक सिग्नेचर के पीछे कई जिंदगियां हैं। तो आप या तो जो भी आप डिसीजन ले तो उसका इतना सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि कई जिंदगी, कितने फैमिलीज को वो अफेक्ट कर रहा है। जी। तो शायद मैं हमेशा मानती थी कि मुझे नृत्य ने 2 चीज़ दी है जो कि मुझे काम आया ऑफिस के क्षेत्र में। संवेदनशीलता और ये हमेशा सोचना कि उसके पीछे कितनी जिंदगियां हैं, उस पर ध्यान रखना, टू बी अवेयर ऑफ दैट। और दूसरा कि ज़मीन पर हमेशा पाँव रखो, क्योंकि कुर्सी तो कुछ ही दिन की है। कुर्सी जो है कल चली जाएगी, लेकिन अपना अस्तित्व, अपनी जो एक आइडेंटिटी है उसको संभाल के रखो। वो कुर्सी से ना दिमाग खराब होना चाहिए, ना आइडेंटिटी खराब होनी चाहिए। जी,
बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। यहाँ शोभना जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस बीच लेखन की ओर भी आपका रुझान रहा। आप कई लेख लिखती रहीं, पत्र पत्रिकाओं में, कथक से संबंधित भी और अन्य विषयों से संबंधित भी, और साथ ही पुस्तकें भी आपने लिखी। तो ये आपसे सीखना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें साथ में। छोटा सा वाकया जो मैं अक्सर कोट किया करती हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ में आता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। मैं 7-8 साल की थी, तो मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, जैसे हम लोग सब पढ़ते हैं जी। किताब खोल के बस रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरी माँ आई, उन्होंने किताबें बंद कर दिया, उन्होंने कहा जाओ, बड़े स्ट्रिक्टली। तो मैं डर के मारे में मैंने कहा मेरे इम्तिहान है। तो इसे कौन सा, क्या तुमने पढ़ा? मैं तुम्हें देख रही थी, किताब तो खुली हुई थी, लेकिन दिमाग में तो कुछ नहीं गया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा था। अगर मैं पूछूं तो कुछ नहीं गया है, तो तुम जाओ। मैं तो उस समय डर के मारे चली गई, लेकिन वापस आई तो अच्छी तरह मैंने पढ़ा और नंबर्स लेकर आई जो मुझे अपना चाहिए। मैं फर्स्ट या सेकंड या ऐसे कुछ आई थी, लेकिन उसके बाद वो आदत सी बन गई। जब आदत सी बन गई तो ऑटोमेटिकली कि जो भी करो कंसंट्रेशन के साथ करो, एकाग्रचित मन से करो और गहराई के साथ करो। अगर यहाँ भी हम उछल कूद रहे हैं, उधर भी उस सब्जेक्ट में भी उछल, तो ना इस क्षेत्र को ठीक हम कर पाएंगे, ना उस क्षेत्र को। तो वो शायद एक अनकॉन्शियसली मेरे अंदर वो डेवलप कर गया, जो बाद में मुझे काम आया। मैं उसी चीज को लेती हूँ जो मेरे दिल से मुझे करना है, और क्योंकि मैं दिल से जो चाहती हूँ और करती हूँ, तो शायद स्ट्रेस फैक्टर कभी रहा नहीं जी। क्योंकि हर चीज मुझे उसमें खुशी मिल रही थी। और जहाँ तक लेखनी का सवाल है, इनर क्वेश्चनिंग, अंदर से पूछती रहती सवाल, क्यों है, क्या है, क्यों। तो वो जो है एक अंदर खोजने की और उसमें डेप्थ में, गहराई में जाने की प्रवृत्ति है, और वो और भी उभर के आया क्योंकि सबसे पहले कि कथक नाम क्यों है जी। जितने भी आप पढ़ें तो उसमें था कि मध्यकाल में आया, तो इस दरबार से आया, तो उस दरबार, लेकिन अगर वो आया तो कथक तो संस्कृत शब्द है जी। तो वहाँ फिर वो तो कुछ अरबी या फारसी या कुछ शब्द होना चाहिए था जी। संस्कृत शब्द क्यों है। तो वहाँ से फिर खोज चली कि कहाँ से आया। फिर मैंने उस समय ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भंडारकर पुणे में लिखा। उन्होंने कहा कि आदि पर्व में है महाभारत के कथक कम्युनिटी का, सिर्फ एक आर्टिस्ट कम्युनिटी का जिक्र है महाभारत में, और वो कथक कम्युनिटी का वो उसका जिक्र है। जब एक के बाद एक फिर हुआ कि चूड़ीदार कुर्ता जो हम पहनते हैं, 1993-94 में पटना म्यूजियम जब देखा चंभित रह गई, क्योंकि वहाँ मौर्य जमाने की मूर्तियां हैं जिसमें हिंदुस्तानी फीचर्स हैं, उसमें चक्कर है, और वो जो महिला है जो नटी जो कर रही है, वो टाइट फिटिंग पजामा पहनी और ऊपर जैसे कि अनारकली टाइप का, क्योंकि वो घेरेदार है। तो कौन कहता है कि वो मध्यकाल में आया, जब ये तो मौर्य जमाने में भी हमारा कॉस्ट्यूम था जी। लहंगा हमारे जमाने का, उस जमाने का कॉस्ट्यूम था। जो धोती नुमा था वो था ही नहीं। वो धोती नुमा आपको गुप्त पीरियड में और गुप्त काल में भी आपको ये कुर्ता, टाइट फिटिंग पजामा, लहंगा मिलेंगे, और फिर वहां से जो धोती नुमा जी। तो ये सब जब मुझे हासिल हो रहे थे, छोटे छोटे स्कल्पचर्स यहाँ से वहां से, तो हमने कहा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए। मुझे तो शेयर करने की आदत है। तब फिर आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, फिर उसके बाद किताब भी आ गई। तो इस तरह से अब जैसे आपने मैम बहुत ही रोचक बात ये बताई, ऐसे में अगर हम कथक का ही जिक्र करें तो आपके विचार में कैसे हम जो हमारी संस्कृति है उसे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से संजोए रख सकते हैं? मैं कहूंगी कि क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट से बिल्कुल आप संजो कर रखते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पुरानी जो हमारी धरोहर है, इसको तो हमने धरोहर ही माना है ना जी। तो इसमें फिलॉसफी आ जाती है। हम वेद पुराण वगैरह को लेकर के और उसको कंटेम्परराइज करके भी करते। इनफैक्ट मैं इस दौरान आपको कहना भी चाहूंगी कि 2002 या 2003 में मेरी आंख एक और वाकया ने खोल दी। बोध गया फेस्टिवल में मैं डांस कर रही हूँ, किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि आप कथक गांव जाएंगे। मैंने तब तक कथक गांव का नाम ही नहीं सुना था। फिर जब खोज करना शुरू किया
तो एक गांव नहीं, कई सारे गांव मिले। और क्यों गांव का नाम कथक पर? क्योंकि कथक कम्युनिटी रहते थे, वो मंदिरों में हाव भाव नृत्य द्वारा सरमन उपदेश देते थे। और वो गायक उतने अच्छे जितना वो नर्तक। तो हम लोग ने जो कथक, जो रंगमंचीय कथक है, हमने उनसे नाम लिया है। लेकिन रंगमंचीय में थोड़ा सा, एक रंगमंचीय प्रदर्शन के लिए तो वो थोड़ा सा उसका वेट जो है वो रिदमिक पर ज्यादा हो गया। लेकिन आज भी आपको जानकर के हैरानगी होगी कि आज भी कथक की लिविंग टेम्पल ट्रेडिशन है। उनका कथक वो भाव प्रधान है जी। और वो शास्त्रों में एकदम डूबा हुआ है, और हम लोगों का नृत्य अंग प्रधान है। जी, आपने सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं उन्हें भी अपनी प्रस्तुतियों से जोड़ा है। ये विचार कैसे आया और किस तरह से प्रतिक्रिया मिली लोगों की? मेरे घर का माहौल बहुत ही सोशल वर्क में डूबा हुआ। मेरे नाना 1922-23 के उस जमाने के सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। पूरा घर में एक वो समाज सेवा का माहौल था, राष्ट्रीयता का माहौल था। तो वो मेरी माँ में आया, मेरे पिताजी में आया, जब किसी ने एनवायरनमेंट पर सोचा ही नहीं था जी। और फिर उसके साथ साथ सोशल इश्यूज थे जी। क्योंकि बॉन्डेड लेबर था। फिर उस पर महिलाओं पर क्या असर पड़ता है, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, वो सब रिलेटेड था। उसी तरह से 87 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकार पे किया। और फिर 1990 में फीमेल फीटिसाइड पे किया था। वो था माँ मुझको भी तो जीने दो। साथ ही साथ मेरी हमेशा डिस्कशन माँ से चलती थी, वो सोचने पर मजबूर करती थी। और उसी समय डॉक्टर LM सिंह ने एक कविता लिखी थी, दुशासन बस करो, दुशासन बस करो, धरती का चीर हरण मत करो, फिर द्वापर को दोहराने का दुस्साहस मत करो, दुशासन बस करो, बस करो, बस करो। जी। तो हम लोग ह्यूमन दुशासन हो गए क्योंकि हम तो धरती का चीर हरण कर रहे हैं। तो धरती हमारी द्रौपदी है जी। हम उसका चीर हरण कर रहे हैं। तो उसी तरह से फिर माने का कालिया दमन का सोचो, हमसे पहले वो पूछती थी कालिया दमन में कालिया नाग को कृष्ण ने मारा था कि नथा था? मैंने कहा नहीं, नथा था। तो नथा था, क्यों? मार भी सकते थे। तो क्यों? तो अब उस पर कि बैलेंस चाहिए, अंडर वाटर बैलेंस, ओवरलैंड बैलेंस, सब चीज उनकी भी अपनी जगह है। लेकिन वाटर पॉल्यूशन का वो एक सिंबल था। तो वो उस पर भी एक पूरा एक नाटिका थी। तो इस तरह से घर में खूब डिस्कशंस होते थे। और पर्टिकुलरली माँ मुझे प्रेरित करती रहती, पूछते रहती थी। उनके सवालों से, पूछने से आदमी सोचता रहता था। जी। और फिर तो ये वैचारिक मंथन से प्रस्तुतियों का अमृत निकलता था जी। और वो सब तक पहुंचता था। स्वप्ना जी, जो आज का युवा है, कई कलाकार भी हैं जो बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार भ्रामक स्थितियां भी उनके सामने होती हैं और फिर बहुत कम समय में निराश भी हो जाते हैं। उन सब के लिए क्या कहेंगी आप? जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जो पसीना बहाकर जो आनंद आता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को का सामना करके पसीना बहा करके उसको अनुकूल बनाकर और अपने आप चले, उसमें जो आनंद है वो शॉर्टकट्स में नहीं है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियां देती आई हैं और ऐसे में जो प्रसंग होते हैं नृत्य प्रस्तुतियों के दौरान, हम भारत में कहेंगे कि अमूमन सभी दर्शक जो हैं कहीं ना कहीं परिचित होते हैं। अगर हम यशोदा मैया दिखा रहे हैं, कान्हा जी की अटखेलियां दिखा रहे हैं, या हम फिर युद्ध में खड़े कृष्ण जी की कोई बात कर रहे हैं, तो वो परिचित होते हैं। जब विदेशों में आप प्रस्तुतियां देती हैं तो जो वहाँ दर्शक होते हैं वो नृत्य को साधना मानते हैं, उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए वहाँ आए होते हैं। तो किस तरह से आप उनको अवगत करवाती हैं और कैसी प्रतिक्रिया आपने पाई दर्शकों से? विदेश में जब जो लोग आ रहे हैं प्रोग्राम्स देखने के लिए, वो आ रहे हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी है, टिकट खरीद के आ रहे हैं, और क्योंकि एक्चुअल दिलचस्पी है वो देखने के लिए, वो क्लासिकल डांस प्रोग्राम को देखने के लिए और समझने के लिए। जहाँ तक मेरा ये सवाल है, आप समझ सकते कि इमोशंस सेम होता है जी। जो भावनाएं हैं, जो रस है, वो तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। वहाँ मुझे सिर्फ 2 चीज़ एक्स्ट्रा कहना पड़ता है कि अगर हम कृष्ण कहानी एक संक्षिप्त में बता देते हैं और बताते हैं कि ये कृष्ण जब करेंगे तो ये हमारी मुद्रा होगी, यशोदा मैया है तो ये, और जो
जो इम्पोर्टेंट मुद्राएं हैं वो उनको उनसे वाकिफ करा करके कहानी की एक शेल बता करके, और फिर आप देखिए वो किस तरह से उसको एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए भी जो पॉपुलर है, उसके अलावा अगर मैं अप्रचलित हमारी लेजेंड्स, पुराने स्टोरीज हैं, उसको अगर मैं लेकर करूं तो मुझे हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए भी वही करना पड़ेगा। जी, उन्हें भी समझाना पड़ता है। और जैसा कि आपने कहा कि भावनाएं जो हैं वो सब एक जैसी हैं। गुस्सा है तो आपको पता चल जाएगा, लैंग्वेज या नो लैंग्वेज बैरियर, कि आप गुस्से में हैं। अगर आपके आंखों में एक मैत्रित्व झलक रहा है तो आपको वो दूसरा समझ ही जाएगा। जी, यहाँ एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ, फ्यूजन, कि हम पाश्चात्य शैली की भी कुछ चीज़ें उसमें लें, अपनी भी चीज़ें लें। इसमें दो विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। एक हिस्सा है जो ये मानता है कि जैसा है उसे वैसा ही रखा जाना चाहिए। एक हिस्सा जो ये मानता है कि समय के साथ साथ नई चीज़ें हमें उसमें शामिल करनी चाहिए। आप अपने अनुभव से बताइए क्या सही है और क्या आप समझती हैं इस बारे में? मैं सबसे पहले तो फ्यूजन नहीं कहूँगी जी, मैं कहूँगी कोलैबोरेशन। दोनों में बहुत फर्क, क्योंकि फ्यूजन का मतलब आप अपनी अस्तित्व आपने खो दिया, आपने दूसरे का, और वो उसने भी अपना अस्तित्व खो दिया और कुछ तीसरा ही बन गया। जी, ठीक है, ये फ्यूजन। कोलैबोरेशन में है, अगर मान लीजिए कि मैं भरतनाट्यम के साथ करूँ, मैं तो कथक हूँ, मैं कथक तो भरतनाट्यम वाली तो नहीं कर सकती हूँ, भरतनाट्यम वाले हमारे कथक तो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे बॉडी का मूवमेंट अलग है। तो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, हम लोग कॉमन पॉइंट्स पे जी। उसी तरह से अगर मैं वेस्टर्न क्लासिकल बैले के साथ करती हूँ, स्पेनिश फ्लेमेंको, टैप डांसर, तो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेशन का पॉइंट्स क्या है? वही मूवमेंट है, वही ताल और लय है, 1 2 1 2, वो सभी लोग करें 1 2 3 1 2, वही फ्रैक्शन में हम जा रहे हैं। जो भी आप कहें, तक तक हिट तक 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 दिख तक 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 दिख, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ढंग से कर रहे हैं, हम अपने ढंग से कर रहे हैं। और जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, आप वही मूवमेंट आप 3 भारतीय नृत्य शैलियों को देख लीजिए, वही मूवमेंट एक है तो हल्का सा फर्क होगा, चीज वही है। उसी तरह से पाश्चात्य चीजों को लेकर के कीजिए, चीज वही है। तो हम लोग सब अपनी बात कह रहे हैं, अपने ढंग से, अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए, लेकिन हम लोग साथ साथ मिल करके एक नया कोलैबोरेटिव पिक्चर दे रहे हैं। वो मैं हमेशा कहती हूँ एक जिक्सॉ पजल के लिए है, कि आपके बहुत सारे गोटियां हैं, अलग है, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे कि ओहो ये कैसे, इसका क्या बनेगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखें तो वो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है। कुछ लोग हैं जो फ्यूजन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर सीरियस क्लासिकल म्यूजिशियंस एंड डांसर्स वो अपनी बात रखते हैं और उनकी, लेकिन हम लोग साथ साथ मिलके कॉमन पॉइंट्स देखते हैं और वहां मिलके आते हैं। और जहां तक कहानियों का सवाल है, मैं तो अप्रचलित कहानियां भी ले सकती हूँ, कहानी तो वही होगी, सिर्फ संदर्भ बदल जाएगा। आप अपनी प्रस्तुतियों के बारे में जब याद करते हैं, कुछ लम्हे हमारे साथ आप ज़रूर बांटिए जो आपके दिल के बेहद करीब हो। प्रस्तुति के दौरान या उसके बाद कोई ऐसी घटना हुई हो, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको बहुत प्रिय हो। 1982 में प्रवीण सुल्ताना जी और मुझे चुना गया था हमारे उस जमाने की प्रधानमंत्री के स्टेट विजिट रशिया के जी। तो उस समय वो चायकोव्स्की ऑडिटोरियम में हुआ था, तो आधा वहाँ के बॉल्शॉय था और आधा हम लोग का था। मेरा प्रोग्राम हो रहा था, मैं उस रसानुभूति के में ही भीन गई थी, उस रस में डूब गई थी। तब तक देखा कि इतना सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में एक आदमी सिक्योरिटी को तोड़ करके मेरे पैरों पे फूल बिखेर दिया। 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला जी। जो यहाँ के भी पेपर्स ने रिपोर्ट किया, पीटीआई ने उस समय रिपोर्ट किया। एक वो था, एक था चित्रकूट में रामायण मेला होती है। तो चित्रकूट में रामायण मेला जब उस जमाने में होती थी तो भीड़ कहाँ से आती थी मालूम नहीं, लेकिन हाँ आसपास के सभी इलाकों से। तो ऑब्वियसली हम लोग के एक मत है ना कि क्लासिकल डांस सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्यों जाऊँ। अब ये है, इन लोगों ने तो क्लासिकल डांस देखा नहीं था। एक महिला वहाँ बैठी हुई है और मैं ऐसे डांस कर रही थी और तब तक मैंने लगा कि वो ऐसे ऐसे करके बुला रही हैं मुझे। तो मैं स्टेज के एज पे चली गई, किनारे पे, और उनसे पूछा क्या, तो उन्होंने कहा
आपने थोड़ी देर पहले ये किया था, उसको दोबारा कर दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या था, फरमाइश थी, अब उनको समझ में आया, उनको अच्छा लगा। जहाँ गांव की औरत थी जिन्होंने कभी क्लासिकल देखा नहीं था, फिर भी उनको तो कौन कहता है कि क्लासिकल सिर्फ समझ कर ही आपको जाकर, आपको यहाँ दिल छूना चाहिए। जी। जब आप दिल से देखते हो, दिल छूता है, तो वही चीज़ है। मुझे आज तक वो महिला का शक्ल याद है। जी, आप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी जब राष्ट्रपति जी के सामने पहुंचती हैं पद्मश्री अलंकरण स्वीकार करने के लिए कलाकार के रूप में, तो उस वक्त ये जो पूरी यात्रा है वो आपको स्वयं कैसी महसूस होती है? उस समय जब गई थी और मिल रहा था, खुशी थी, ग्रैटिट्यूड था जी। अपने देशवासियों को, ऑडियंस को, सभी को और ईश्वर को, कि जो भी मेहनत थी, मैं तो, मेरे लिए तो वो सेवा है, नृत्य तो सेवा है। जो फूल चढ़ा रही थी, फूल जो चढ़ाया उसकी खुशबू किसी को मिली और उन्होंने रिकग्नाइज किया, तो उसके लिए खुशी भी थी और एक ग्रैटिट्यूड भी थी। जी। लेकिन साथ ही साथ मैं, एक दिमाग में ज़रूर था, माँ यदि रहती तो, क्योंकि माँ 2 साल पहले 90 में उनका इंतकाल हुआ था। खुशी तो होती है, ग्रैटिट्यूड भी है कि आपकी मेहनत को किसी ने सराहा है, रिकग्नाइज किया, लेकिन यात्रा वहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पूजा तो निरंतर चलती जा रही है। जी। आज तक चलती जा रही है। और मेरी ईश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना रहती है कि ईश्वर मुझे इतना मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आखिर दम तक आपकी सेवा कर सकूं नृत्य द्वारा। जी, शोभना नारायण जी, हम तो कथक और आपको पर्यायवाची मानते हैं। कथक का नाम लेते हैं तो आपका चेहरा जहन में आता है, और जब आपकी बात करते हैं तो कथक अलग नहीं हो सकता। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, और ऐसे में हो सकता है कि कुछ इस तरह की कलाकार भी सुन रही हों जो कथक करती हों, जीवन में आगे पहचान बनाना चाहती हों, उनके लिए आपका क्या संदेश? मैं उन लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए कहूँगी जो भी हमारे यंग कलाकार हैं, कि शॉर्टकट में मत इस्तेमाल, उस पर मत जाइए। आप अपनी साधना कीजिए और गहराई में जाइए, और ऊपर बुलबुले की तरह ना उछलिए, क्योंकि अथाह समुद्र है। उस गहराई में, उस मेहनत और पसीने में एक आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएंगे, और आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको ये कहूँगी, शोभना नारायण जी, पद्मश्री अलंकरण प्राप्त, आपकी एक लंबी यात्रा है, प्रेरक यात्रा है, कि आपके पग घुंघरुओं से थिरकते रहें, सजे रहें, और जो ये यात्रा है ये दूसरों को जो है वो सुगंधित करती रहे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।